नमस्कार साथियों, गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस मंच पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोग हिंदी के विशेष अंक के तहत द्वितीय प्रति आपके सामने उपस्थित होते हैं। आज उसी क्रम में कुछ नए प्रश्नों के साथ हम पुनः आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो मेरे सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि वो अपनी मेज और कुर्सी पर यथावत बैठ जाएं और आज की चर्चा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाएं कॉपी और पेन के साथ। तो आइए साथियों, अपनी आज की चर्चा को देखते हैं और अपनी आज की चर्चा का पहला प्रश्न प्रारंभ करते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है साथियों? आज का हमारा पहला प्रश्न कह रहा है कि छा किसके योग से बना है। वर्णमाला का क्वेश्चन है साथियों। छा किसके योग से बना है? आप सभी जानते हैं ये छा जो होता है क्या होता है? ये संयुक्त वर्ण होता है। क्या होता है? संयुक्त वर्ण होता है। और संयुक्त वर्ण है तो जाहिर सी बात है ये किसी अन्य दो वर्णों के या व्यंजनों के मेल से मिलकर के बना होगा। अब वो क्या है? तो जरा विकल्प देखिए, क और श, दूसरा क और च, तीसरा का और छ और तीसरा का और श। तो साथियों देखिए इस प्रश्न का आंसर जो होगा, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए, का और शा। इस शा की अगर बात करें साथियों तो ध्यान रखिएगा ये सा क्या कहलाता है? तो ये सा आपका कहलाता है मूर्धन्य सा, मूर्धन्य सा। और अगर इस शा की बात करें तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है तालव्य सा, तालव्य सा। तो साथियों ध्यान रखिए ये जो संयुक्त व्यंजन छा है इसका निर्माण व्यंजन का और मूर्धन्य शा के मेल से होता है। अगर इसकी चर्चा करें तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर ये वर्ण निर्मित होता है ये व्यंजन का, उसके साथ ये मूर्धन्य शा और एक स्वर आ। ठीक है, ध्यान रखिएगा एक स्वर आ। यानी यहाँ पर इसके निर्माण में कितने वर्णों का प्रयोग हो रहा है? तो इसके निर्माण में 3 वर्ण, यानी कि कैसे? तो यहाँ पर दो व्यंजन और एक क्या देख पा रहे हो आप? एक स्वर के मेल से इसका निर्माण कर पा रहे हो। एक दो व्यंजन और एक स्वर के मेल से इसका निर्माण कर पा रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। एक और साथियों यहाँ पर आपको बढ़िया प्रश्न दे दूं, आपसे पूछ सकता है कि हिंदी वर्णमाला में ये छा वर्ण का प्रयोग कहाँ पर, या शब्दकोश की अगर बात करें तो शब्दकोश में जब हिंदी वर्णमाला को व्यवस्थित किया गया तो इस छा को कहाँ पर स्थान दिया गया? तो ध्यान रखिएगा साथियों इस छा को हिंदी वर्णमाला के दो वर्ण का और खा के मध्य में स्थान दिया जाता है। यानी छा जो आएगा वो कहाँ आएगा? छा का प्रयोग का और खा के बीच में होगा। तो ये दो प्रश्न भी आप देख लीजिएगा, ठीक है, कि इसका प्रयोग का और खा के बीच में होगा और इसमें कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है? तो 2 व्यंजन और 1 स्वरों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया है? विकल्प ए पहला जो है वो है 1, दूसरा 2, तीसरा 3 और चौथा 4। तो साथियों ध्यान रखिएगा स्वर तंत्रियों की अगर बात करें तो स्वर तंत्रियों का मतलब होता है हमारे गले में जो स्वर तंत्रियां हैं, ठीक है, उस स्वर तंत्रियों के आधार पर, यानी कि स्वर तंत्रियों के आधार पर अगर बोले तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में या तो स्वर तंत्रियों का प्रयोग हो और दूसरा या तो उसमें स्वर तंत्रियों का प्रयोग ना हो। तो 2 प्रकार से हो सकते हैं, यानी स्वर तंत्रियों का प्रयोग होगा। अब देखिए स्वर तंत्रियों की अगर बात करें तो स्वर तंत्रियों का प्रयोग किस प्रकार से होगा, कैसे हो सकता है? तो वो ऐसे हो सकता है साथियों, इसके लिए आपको पूरा समझना पड़ेगा। देखिए ये जो हमारी ध्वनि होती है, ठीक है, ये ध्वनि जो होती है हमारी नाभि से उत्पन्न होती है और नाभि से ऊपर की ओर बढ़ते बढ़ते जब ये गले से निकलती है ऊपर की ओर आती है तो गले के अंदर हमारी कुछ स्वर तंत्रियां होती हैं, ठीक है। उस स्वर तंत्रियों को अगर हम कहें तो आप देख लीजिए इस प्रकार से जो स्वर तंत्रियां हैं ये हमारा, जैसे मान लीजिए गला है, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, जैसे मानिए कि ये हमारा ये गला हो गया, ठीक है। अब इस गले में हमने बोला कि स्वर तंत्रियां, तो यार छोटे छोटे कई क्या होती हैं, कई छोटी छोटी ये स्वर तंत्रियां होती हैं,
स्वर तंत्रियाँ होती हैं इस प्रकार से, ठीक है, ये स्वर तंत्रियाँ है। अब यहाँ पर क्या होता है, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जैसे यहाँ से ये वायु ध्वनि चली नाभि से, यहाँ पर नाभि से ये ध्वनि चली, नाभि से ये ध्वनि जो है ऊपर की ओर बढ़ी, तो देखिए क्या होगा कि कहीं पर क्या होगा, ये ध्वनि इस प्रकार से सीधे निकल जाएगी, यानी ये ध्वनि क्या होगी, ये ध्वनि सीधे निकल जाएगी, यानी यहाँ पर ये जो स्वर तंत्रियाँ हैं इनमें किसी भी प्रकार का कोई भी कंपन नहीं होगा, कोई भी कंपन नहीं होगा। और कुछ ध्वनियाँ क्या होंगी भैया, देखो कुछ ध्वनियाँ कैसे होंगी, कुछ ध्वनियाँ ऐसे होंगी जो यहाँ से जा करके और ये जैसे मानिए तो ऐसे ये जिगजैग के फॉर्म में इस तरीके से स्वर तंत्रियों को कंपित करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जब स्वर तंत्रियों से क्या करेंगी, टकराते हुए आगे बढ़ेंगी, तो इन स्वर तंत्रियों में क्या होने लगेगा, कंपन होने लगेगा। क्या होने लगेगा, कंपन होने लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि कुछ ध्वनियां ऐसी होती जो स्वर तंत्रियों में कंपन के साथ आगे बढ़ती हैं, और कुछ ध्वनियां ऐसी होती जो स्वर तंत्रियों में बिना कंपन के साथ आगे बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर देखें, स्वर तंत्रियों के आधार पर जब व्यंजनों को देखते हो तो व्यंजनों का वर्गीकरण दो प्रकार से किया जाता है। कितने प्रकार से किया जाता है, दो प्रकार से किया जाता है, और वो कहलाता है क्या, वो कहलाता है, एक कहलाता है अघोष, एक कहलाता है अघोष और दूसरा क्या कहलाता है, सघोष, ठीक है। अगर हम चर्चा करें तो अघोष का मतलब क्या होगा, जिनमें कंपन ना हो, जिनमें कंपन ना हो, कंपन ना हो वो क्या कहलाती हैं, अघोष कहलाती हैं। जिनमें कंपन ना हो वो अघोष कहलाती हैं, और सघोष का मतलब जिनमें कंपन हो, जिनमें कंपन हो, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। इसी को हम सघोष को कहीं कहीं घोष के नाम से भी जान सकते हैं। किसके नाम से, घोष के नाम से जान सकते हो। तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे स्वर तंत्रियों के। आपसे भी पूछ सकता है कि निम्न में से कौन सा स्वर तंत्रियों के आधार पर वर्गीकरण का आधार है। तो ध्यान रखिएगा, एक होगा अघोष और दूसरा होगा सघोष, बाकी के जो होंगे वो वर्गीकरण के आधार में नहीं होंगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आंसर सेकेंड। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा वर्तनी से है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए चार विकल्प दिए गए हैं। इन चारों विकल्पों को जब आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ पर पहला विकल्प ये जो हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये विकल्प भी गलत हो जाएगा और ये विकल्प भी आपका गलत हो जाएगा। आंसर आपका होगा विकल्प सी, श्रृंगार। देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब आप यहाँ पर शुद्ध वर्तनी की बात करते हो तो यहाँ पर संयुक्त वर्ण का प्रयोग ना होकर के किसका, यहाँ पर संयुक्त वर्ण का प्रयोग ना होकर के यहाँ पर तालव्य सा, क्या तालव्य सा, और इसके साथ किसका स्वर री, और री के साथ अनुस्वार अंग का प्रयोग होता है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा साथियों, इतनी सी जो चीज है इसका अंतर आप देख लीजिए। यहां पर अगर इस प्रकार से लिखा है तो ध्यान रखिएगा ये संयुक्त नहीं है, ये संयुक्त नहीं है। इसका मतलब है यहां पर ये सा व्यंजन के साथ री स्वर का प्रयोग हो रहा है, और श्रृंगार शब्द होता है, इसका उच्चारण सुन लीजिए साथियों। यहां पर देखिए, यहां पर ये रा और री दोनों आ रही है, ये प्रयोग कभी भी एक साथ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरा इसको अगर आप लिख करके देखो यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। एक शब्द जो ये लिखा हुआ है, एक शब्द जो ये लिखा है, इसका मतलब क्या हुआ, देखो जरा ध्यान से, इसका मतलब हुआ सा के साथ ये रा लिखा है, ठीक है। सा के साथ ये क्या लिखा है, रा लिखा है। और अगर ये रा लिखा है भाइयों तो देखो बच्चों इसको कि इस रा के साथ यहाँ पर आ ऑलरेडी आ रहा है, यानी यहाँ पर ये रा जो है ये स्वर सहित है, स्वर सहित है। और हमेशा ध्यान रखिए कि एक व्यंजन के साथ पूर्ण करने के लिए एक स्वर का प्रयोग होता है, ठीक है। व्यंजन ध्वनि को एक स्वर ध्वनि प्रयोग करती है, एक व्यंजन के साथ दो स्वर ध्वनियां कभी प्रयोग नहीं लाई जाती हैं, ठीक। तो अगर यहाँ पर देखो, अगर इस प्रकार से जो तुम्हारा यहाँ पद लिखा है, इस पद को अगर हम देख ले तो ये पद जो लिखा, जरा ध्यान से देखो ये क्या बनना है। तो साथियों ये पद आपका कुछ इस प्रकार से बनना है, सा फिर रा फिर आ और फिर री,
जरा देखो, तो यहाँ पर ये एक व्यंजन है, इसके लिए या तो क्या आएगा, आ आएगा, और या क्या आएगा, री आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर दोनों लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों नहीं होंगे, इस कारण से पहला पद। अब आपको आज आपको ये चीज समझ में आएगी कि ये क्यों नहीं होता है। ठीक है, अभी तक आप लोग पढ़ लेते थे, लेकिन ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बता दिया कि एक व्यंजन को पूरा करने के लिए उसके साथ एक स्वर ही आएगा। तो यहां पर ये क्या हुआ, इसके साथ दो व्यंजन लग गए ना, दो स्वर लग गए, तो यहां पर दो स्वरों का प्रयोग तो होगा नहीं, या तो क्या होगा, या तो आ आएगा या री आएगा। अब क्या है, आप कहोगे सर जी ये क्यों नहीं है, तो वो इसलिए नहीं है क्योंकि यहां पर शुद्ध वर्तनी जो होती है, आप वर्तनी देखिए, किसी शब्द का उच्चारण आप जितना शुद्ध करेंगे ना, आपको उसकी वर्तनी पहचानने में और लिखने में उतनी ही आसानी होगी। उच्चारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुद्ध उच्चारण जो होता है श्रृंगार नहीं होता, बल्कि श्रृंगार होता है, श्रृंगार होता है। ठीक है, और जब आप देखें श्रृंगार बोलते हैं तो सा के साथ रा नहीं बल्कि री का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, री का प्रयोग होता है। तो यहां पर जब बोलोगे तो साथियों क्या आएगा, ये देखो, इसको मैंने लिख करके दिखाया कि यहां पर सा के साथ रा और रा के साथ आ आया। अगर हम कहें इतनी चीज को बोलो, देखो बेटा इतनी चीज को बोलो तो क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे रा, और अगर हम कहेंगे बेटा इसको बोलो तो इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे री। तो इसका उच्चारण क्या बनेगा, इसका बनेगा श्रृंगार और इसका बनेगा श्रृंगार। तो आप जानते हो श्रृंगार नहीं होता बच्चा, क्या होता है, श्रृंगार होता है। क्या होता है, श्रृंगार होता है। इस कारण से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। ठीक है, आज मेरे ख्याल से ये जो आप लोगों को रटने का एक शब्द था जो वर्तनी थी, उसको मैंने आपको पूर्ण रूप से बता दिया है कि उसका उच्चारण क्या होगा, और जब आप उच्चारण कर पाओगे तो आप उसका सही क्या कर पाओगे, स्वरूप लिख पाओगे या पहचान पाओगे। ठीक है, तो साथियों इसका आंसर थर्ड हो गया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। पहला क्या है, वह कितना घृत दृश्य है, दूसरा छी कितना घृत दृश्य है, ओ कितना घृत दृश्य है, और आह कितना घृत दृश्य। तो देखिए यहाँ पर साथियों चारों में विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। अब आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सा विस्मयादिबोधक अव्यय वाला पद या वाक्य जो है वो सही है। तो यहाँ पर देखिए विस्मयादिबोधक अव्यय का प्रयोग यहाँ पे घृणा पद के अनुसार होगा। तो घृणा जब भी घृणा की भावना होती है तो घृणा की भावना में मन से जो भाव उत्पन्न होने पर सहसा ही क्या शब्द, एकदम से जो शब्द, अचानक ही शब्द जो उच्चारित हो जाता है वो शब्द छी का होता है। ठीक है, घृणा का मतलब होता है किसी चीज को देख करके मन में कहते हैं एकदम से घिना जाना। ठीक है, घिना जाने का मतलब दूसरे शब्दों में जैसे आप समझ सकते हो कि एक तरीके से घिना जाने का मतलब ये हो सकता है कि किसी चीज को देखने की इच्छा ही ना होना है, कि मतलब जैसे किसी चीज को देख करके ऐसा हो कि उल्टी होने का भाव आ जाए या एकदम चक्कर टाइप का आ जाए कि यार क्या देख लिया, खराब हो गया है, तो कुछ खाया भी नहीं जाएगा। ठीक है, कुछ पिया भी नहीं जाएगा, इस तरीके का भाव। तो ऐसी कोई चीज अगर आप देख लेते हो तो वहां पर विस्मयादिबोधक के शब्द में हमेशा साथियों छी का प्रयोग होता है। गंदगी ही देख लीजिए, जैसे कोई गंदगी देख करके हम लोग छी कितना गंदा है, क्या घृणा मन में उत्पन्न हो गई इसको देख करके। ठीक है, तो वहां पर किसका छी विस्मयादिबोधक पद का प्रयोग होगा। तो यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। अच्छा, दूसरा देखिए, यहां पर निम्नांकित में द्विगु समास है। किसमें द्विगु समास है, तो यहां पर देखिए साथियों, यहां पर पहला पद है शताब्दी, दूसरा पद है नकटा, तीसरा पद है सी अष्टभुजा, और डी चौथा पद है चतुर्भुज। तो साथियों यहां पर ध्यान रखिएगा, इसमें आपका द्विगु समास आप सब जानते हो। द्विगु समास का मतलब होता है पहले पद पर संख्या हो। ठीक है, पहले पद पर क्या मिल जाए, संख्या मिल जाए। अब संख्या की बात करो तो भैया ये विकल्प तो कट गया, अब देखो यहाँ पे भी मिल रहा है संख्या, यहाँ पे अष्ट भी मिल रहा है और यहाँ पे चतुर भी मिल रहा है, यानी यहाँ पे 3 पद में है। आप कहोगे सर जी पहचाने कैसे, तो वहां पे साथियों मैंने आपको पहचान बताई थी कि संख्या में क्या हो, संख्या में अगर विशेष अर्थ हो जाए,
संख्या मिले लेकिन विशेष अर्थ हो जाए तो साथियों वहां क्या हो जाता है, आप सभी को मालूम है मेरे भाइयों, वहां बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा हो जाता है, बहुब्रीहि समास हो जाता है। और अगर संख्या का पद आने पर अर्थ कैसा मिले, सामान्य अर्थ मिले। कैसा अर्थ मिले, सामान्य अर्थ मिले, तो साथियों ऐसी कंडीशन में वहां क्या हो जाता है, द्विगु समास हो जाता है। अब जरा देख लो, अब यहाँ पर ये तो कट ही गया, बी कट गया, अब बचा अष्टभुजा। तो अष्टभुजा देखो सामान्य अर्थ दे रहा है कि विशेष अर्थ, तो 8 भुजाएं जो है वो विशेष अर्थ है, किसी सामान्य की तो होती नहीं। और ये किसका पर्यायवाची हो जाता है, दुर्गा का पर्यायवाची हो जाता है। किसका, दुर्गा का पर्यायवाची हो जाता है। तो ये क्या हो गया, विशेष अर्थ हो गया। इसी प्रकार से चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं, तो आप सभी जानते हो ये भी साथियों विशेष अर्थ देता है। और ये किसका, विष्णु का पर्यायवाची हो जाता है। यानी ये दोनों विशेष अर्थ देती है, दोनों विशेष अर्थ देती है, तो ये अर्थ क्या होगा, नहीं होगा। अब बचा क्या, ऑप्शन फर्स्ट, इसका आंसर हो जाएगा। शताब्दी मतलब शत धन आब्दी, शत धन आब्दी। अब इसको देखोगे तो याद रखिएगा साथियों, आब्दी मतलब होता है वर्ष। आब्दी किसका पर्यायवाची होते हैं, वर्ष। और शत का मतलब होता है 100। शत का मतलब क्या होता है, 100, यानी 100 वर्षों का समूह। 100 वर्षों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, शताब्दी कहलाता है। और ये एक क्या है, सामान्य अर्थ देता है ना। शताब्दी कैसे, आप कहोगे सर जी सामान्य अर्थ कैसे, तो भैया शताब्दी को अगर हम आपसे कहें शताब्दी है तो आप पूछोगे नहीं कौन सी शताब्दी, तो हम कहेंगे भैया 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं, 21वीं, पहली, दूसरी, तीसरी। तो शताब्दी क्या हो गया, एक सामान्य अर्थ का पद हो गया। और सामान्य अर्थ का पद हो गया तो वहां कौन सा समास हो गया साथियों, वहां पर द्विगु समास हो गया। अगला प्रश्न देखो, उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। उपयुक्त समास चिन्हित कीजिए। उपयुक्त नहीं होगा, यहाँ पर पद ठीक कर लीजिए, थोड़ा सा वर्तनी कंफ्यूज हो गई। यहाँ करिए निम्नलिखित में, निम्नलिखित पद में, निम्नलिखित पद में। अब निम्नलिखित पद क्या है, निम्नलिखित पद है साथियों पथभ्रष्ट। क्या है, पथभ्रष्ट। अब पथभ्रष्ट में आपको समास बताना है। विकल्प देखो, ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व, सी तत्पुरुष और डी कर्मधारय। तो साथियों ध्यान रखो, पथभ्रष्ट को अगर आप बोलोगे तो पथ, हम कहें भैया पथभ्रष्ट को क्या बोल सकते हो, तो आप तुरंत कहोगे सर जी पथभ्रष्ट का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट। जो पथ से भ्रष्ट हो उसे हम क्या कहेंगे, पथभ्रष्ट। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ही आपने देखा कि पथ से भ्रष्ट है, पथ से भ्रष्ट है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पद जो है, एक पद है पथ और दूसरा पद है भ्रष्ट, उसके बीच में ये से का प्रयोग हो गया। और से जानते हो आप क्या होता है, से साथी होता है चिन्ह होता है। और चिन्ह किसके होते हैं, चिन्ह होते हैं कारकों के। चिन्ह किसके होते हैं, कारकों के चिन्ह होते हैं। और आप बहुत अच्छे से जानते हो कि अगर किसी सामासिक पद में पदों के मध्य में कारक विभक्ति और चिन्ह का प्रयोग हो जाए, किसका, कारक विभक्ति और चिन्ह का प्रयोग हो जाए, तो साथियों सभी को मालूम है वहां पर तत्पुरुष समास होता है। आंसर हो जाएगा इसका विकल्प सी, तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब साथियों आपके लिए यहाँ पर एक प्रश्न फिर से छोड़ रहा हूं मैं, यहाँ पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, ये आपको विकल्प में लिख करके बताना है। क्लास के दौरान आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि तत्पुरुष समास में कौन सा भेद है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े तो अगला प्रश्न हमारा, किस शब्द में उत उपसर्ग प्रयुक्त नहीं किया गया है। उत उपसर्ग का प्रयोग किसमें नहीं किया गया है, तो विकल्प देखिए, पहला है उत्कर्ष, दूसरा है उत्तम, तीसरा है अत्यधिक, चौथा है उद्गम। तो यहाँ पर देखो साथियों, यहाँ 2 विकल्प तो आपको सीधे सीधे दिख रहे हैं कि भैया यहाँ पर तो हो ही जाएगा। क्यों, क्योंकि इसको तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा सब उत धनकर्ष में, उत धनकर्ष में है। और दूसरा अगर तोड़ोगे तो ये टूट जाएगा उत धन तम में, ये किसमें टूट जाएगा, उत धन तम में। अब यहाँ कहोगे सर जी ये बाकी 2 में देखो, यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है और दिख तो यहाँ पर भी नहीं रहा है, यहाँ पे उत नहीं उद दिख रहा है। तो साथियों ध्यान रखो, अगर तोड़ोगे तो यहाँ पर ये पद टूटेगा अति धन अधिक में, अति धन अधिक में। और आखिरी पद तोड़ोगे ना साथियों तो ये टूट जाएगा उत धन गम में। किसमें टूटेगा, उत धन गम में। संधि पद है साथियों, ये संधि पद है, ये दोनों पद जो है ये संधि पद है। अब जरा देखो कहाँ कहाँ पर उत का प्रयोग हो गया, तो देखो यहाँ पर भी उत मिल गया, यहाँ भी उत मिल गया, और जहाँ नहीं दिख रहा था वहां भी उत आ गया। तो बचा कौन सा, बचा आपका थर्ड, यही आपका आंसर हो गया। यानी अत्यधिक पद में, अत्यधिक जो पद है उसमें उत उपसर्ग का प्रयोग ना होकर के किसका,
अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। किसका? अति उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न है मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो पहला शब्द है मीठा, दूसरा शब्द है ठोस, तीसरा शब्द है आस और चौथा शब्द है प्यास। तो बहुत सरल सा प्रश्न साथियों। यहाँ पर मिठास शब्द को तोड़ोगे तो ये मूल पद मीठा और प्रत्यय आस में टूट जाएगा। किसमें? आस में टूट जाएगा। तो मीठा जो हो गया वो क्या हो गया साथियों? ये मीठा, ये प्रत्यय नहीं है, मीठा क्या बनेगा? मूल पद बनेगा। क्या बनेगा? मूल पद बनेगा। और इसके साथ ये आस जो बाद में जुड़ने वाला पद होता है या पदांश होता है या शब्दांश होता है किसी शब्द के, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रत्यय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर आस जो होगा वो क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? देशज प्रत्यय का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? विकल्प ए फर्राटा, विकल्प बी अड़ियल, विकल्प सी उच्चतर और विकल्प डी घुमक्कड़। तो साथियों ध्यान रखिएगा साथियों, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर उच्चतर का जो पद है ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये पद बना है उच्च में तर प्रत्यय को जोड़ करके। ठीक है, तर प्रत्यय को जोड़ करके। और तर प्रत्यय जो होता है साथियों ध्यान रखिएगा, ये देशज का नहीं बल्कि संस्कृत यानी तत्सम पद का प्रत्यय होता है। किसका? तत्सम पदों का प्रत्यय होता है। तो यहाँ पर देशज का नहीं बल्कि किसका? तत्सम का पद का प्रयोग हुआ है, तत्सम प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। इस कारण से इसका आंसर होगा ऑप्शन सी उच्चतर। अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न है तत्सम शब्द कौन सा है? इसमें से आपको तत्सम शब्द की क्या करनी है? पहचान करनी है। और तत्सम आप मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से जानते होंगे। तो विकल्प ए सूरज, बी स्वर्ण, सी कुआं और डी कपूत। तो साथियों इस प्रश्न का आंसर, मेरे भाइयों, इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, विकल्प बी स्वर्ण। ठीक है, अब जरा बाकी के प्रश्न देखें तो यहाँ पर ये सूरज, ये कुआं और ये कपूत तीनों तद्भव है। अगर इसके तत्सम की बात करें तो इसका तत्सम साथियों, सूरज का तत्सम लिख लीजिए सूर्य। ठीक है, कुएं का तत्सम लिख लीजिए कूप और कपूत का लिख लीजिए कुपुत्र। क्या लिख लीजिए? कुपुत्र। ठीक है, और स्वर्ण जो है, अब ये स्वर्ण क्या है भाई? ये क्या है? ये तत्सम है। क्या है? तत्सम है। तो इसका तद्भव जो होगा, इसका तद्भव जो होगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा सुवर्ण। स्वर्ण का बन जाएगा सुवर्ण। ठीक है, सुवर्ण। ठीक है, अगले प्रश्न को देखें। अगला प्रश्न हमारा 11वां प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है? सर्वनाम नहीं है। तो विकल्प ए कौन, बी कोई, सी उसने और डी 10 गुना। 10 गुना। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कौन, कोई और उसने, ये तीनों पद जो है वो किसके? ये तीनों पद सर्वनाम के होंगे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 10 गुना। अब 10 गुना जो है ना, 10 गुना जो है ये साथियों किसका? ये आपका सर्वनाम का पद ना होकर के बल्कि किसका? ये आपका विशेषण का पद हो जाएगा। ये गुना शब्द देखिए साथियों, गुना शब्द जो है वो किसको? आवृत्ति को निरूपित करता है। किसको? आवृत्ति को निरूपित करता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विशेषण। आवृत्ति किस में आती है? विशेषण के पदों में आती है। किस में आती है? विशेषण के पदों में आती है। और विशेषण की भी यदि चर्चा करें तो यहाँ कौन सा विशेषण होगा? तो साथियों विशेषण में भी यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण या संख्यावाची विशेषण का प्रयोग होगा। संख्यावाची विशेषण के अंतर्गत यहाँ पर ये कौन सा? ये आवृत्ति बोधक पद हो जाएगा। आवृत्ति बोधक पद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? बहुत बेहतरीन प्रश्न साथियों, बहुत दिनों बाद हम अकर्मक और सकर्मक के प्रश्न के साथ आपके सामने आए हैं। एक बार फिर से देखते हैं। अकर्मक क्रिया, आप लोग जानते हैं अकर्मक और सकर्मक की पहचान के लिए क्या करना होता है? हमें प्रश्न क्या करना होता है? क्रिया से। किससे? क्रिया से क्या का प्रश्न करना होता है। क्रिया से क्या करना होता है? क्या का प्रश्न करना होता है। और यदि उत्तर क्या हो? उत्तर यदि हाँ हो तो क्रिया कैसी हो जाती है?
सकर्मक हो जाती है। और उत्तर यदि क्या हो बच्चा, उत्तर यदि नहीं हो तो क्रिया कैसी हो जाती है, क्रिया भैया अकर्मक हो जाती है। कैसी हो जाती है, अकर्मक हो जाती है। अब हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया, पानी बरस रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहोगे क्या बरस रहा है, तो आप कहोगे सर जी पानी बरस रहा है, ठीक है। यहाँ से तो मिल गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। मैं गेहूं पिसवाता हूं, क्या पिसवाता हूं, तो गेहूं, ठीक है। यानी यहां पर भी मिल गया, ये पद नहीं हुआ, ठीक है। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है, मिल गया, निबंध लिखता है, ये भी नहीं हुआ। और यहां पर देखो राम मोहन को रुला रहा है, तो यहां क्रिया से तो नहीं मिल रहा, लेकिन यहां देखो ये को चिन्ह जो आ रहा है, को चिन्ह, कारक विभक्ति की बात करें तो आप लोगों को याद होगा कर्ता ने कर्म को यानी को चिन्ह का प्रयोग जिस पद के साथ होता है वहां कौन सा कारक हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। कौन सा हो जाता है, कर्म कारक हो जाता है। तो यहां पर कर्म कारक हो गया कि नहीं हो गया। अब यदि यहां पे कर्म कारक हो गया तो यहां पर भी क्रिया कैसी हो गई, सकर्मक हो गई, यानी ये भी नहीं होगा। तो कहोगे सर जी ये आप क्या मतलब बता दिए कि यहां पर भी आप नहीं बता रहे हो, यहां पर भी नहीं है। चारों विकल्प में आपके क्या है, चारों विकल्प में यहां पर आपका क्रिया से क्या का प्रश्न करने पर हाँ का आंसर मिल रहा है। तो अब प्रश्न का आंसर क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखना साथियों। यहां पर इस लॉजिक को हम क्या कर गए, स्किप कर गए, फेल कर गए। हमने क्या कहा था, ज्यादातर अधिकांश में ये लॉजिक लगेगा, लेकिन सब में लगे ऐसा आवश्यक नहीं है। तो ये कुछ इस प्रकार का प्रश्न है यहाँ पे, क्योंकि क्या का प्रश्न किया तो देखो आपको आंसर मिलने लगा। क्या बरस रहा है, पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर क्या करोगे, आंसर नहीं लगा पाओगे। क्यों, अब क्यों का देखो यहाँ पर एक रीजन हम बताते हैं, क्यों का एक रीजन हम बताते हैं। यहां पर इस वाक्य में देखिए, कोई भी वाक्य जो होता है, कोई भी जो वाक्य होता है उस वाक्य के दो अंग होते हैं। एक क्या होता है, उद्देश्य होता है, और दूसरा क्या होता है, विधेय होता है। ठीक है, उद्देश्य होता है, दूसरा विधेय होता है। अब अगर हम चर्चा करें तो यहां वाक्य में पानी बरस रहा है, जरा यहां पे देख लो। उद्देश्य के रूप में अगर हम बात करें तो उद्देश्य का मतलब होता है क्रिया को करने वाला, और विधेय का मतलब होता है सामान्यतः क्रिया। उद्देश्य में प्रायः क्रिया को करने वाला, और क्रिया को करने वाले पद को अगर आप लोगे तो क्या वो कर्ता के रूप में हो जाएगा। क्रिया को करने वाला पद क्या होता है, कर्ता होता है। क्रिया को करने वाला पद कर्ता होता है। और विधेय में क्या आ जाती है, जो कार्य किया जा रहा है, यानी जो कार्य किया जा रहा है वो क्या हो गई, क्रिया हो गई। वो कार्य क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो यहां पर अगर ये वाक्य है तो यहां पर क्रिया क्या है, बरसना। क्रिया क्या हो गया, बरसना। और क्रिया हो क्या रही है, क्या बरस रहा है, किस चीज की क्रिया हो रही है, पानी बरस रहा है। तो पानी यहां पर देखो, यहां पर ये पानी का जो पद है वो कर्म करना होकर के किस रूप में आ जाएगा, कर्ता के रूप में आ जाएगा। किसके रूप में आ जाएगा, कर्ता। अब बरसना क्या है, ये हो गई क्रिया। तो यहां पर देखिए क्या कहीं पे भी कर्म का प्रयोग हुआ, कर्म नहीं आया, यहां पे कर्म नहीं आया। यहां पर क्या हो गया, एक पद हो गया क्रिया का और एक पद हो गया क्या, कर्ता का। यानी ये पानी जो है ये दिख तो रहा है कर्म का पद, लेकिन कर्म का पद नहीं है बच्चों, ये कर्ता के रूप में हो गया, क्योंकि क्रिया को कर रहा है। मतलब पानी जो है वो गिर रहा है, बरस रहा है, तो यानी पानी के द्वारा वो क्रिया हो रही है, बरसना। पानी के द्वारा कौन गिर रहा है, आप इसको यहाँ क्या से प्रश्न नहीं करोगे, कौन गिर रहा है, तो यहाँ पे बोल सकते हो पानी गिर रहा है एक प्रकार से। और कौन का जो आंसर होता है ना, कौन का आंसर जो होता है वो कर्ता को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, कर्ता को निरूपित करता है। तो यहाँ पर साथियों इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा ना वो बनेगा ऑप्शन फर्स्ट। परीक्षा के लिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। कई बार पूछता है पानी बरस रहा है, पानी बरस रहा है, इसमें कौन सी क्रिया है, कौन सी क्रिया है। तो ध्यान रखिएगा इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है, ना कि सकर्मक क्रिया का। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं। परीक्षा के दृष्टिकोण से इस प्रश्न को याद रखिएगा कि पानी बरस रहा है में क्रिया कैसी है, अकर्मक क्रिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट।
अगले पृष्ठ को देखो। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली पूर्वी हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? सरल सा प्रश्न है, कई बार हम इस प्रश्न को ले चुके हैं। पूर्वी हिंदी आप लोग जानते हो, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आती है? 3 आती है, 3 बोलियां आती है। कौन कौन सी साथियों? अवधी, दूसरी होती है बघेली, और तीसरी साथियों कौन सी होती है? तीसरी होती है छत्तीसगढ़ी। कौन सी होती है? छत्तीसगढ़ी। तो यहाँ पर देख लीजिए, जो इन तीनों में नहीं है वही आंसर है। तो छत्तीसगढ़ी नहीं होगा, अवधी नहीं होगा, बघेली नहीं होगा, आंसर हो जाएगा मगही। तो मगही होगी किसकी? तो मगही आएगी भैया बिहारी हिंदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आएगी? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न को देखो। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सिर उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ए, रंग उतरना, दूसरा भेंट प्रकट करना, तीसरा सी बहुत पछताना, और चौथा डी विद्रोह करना। ठीक है, तो हम लोग क्या सिर उठाने का मतलब, जैसे हम लोग कहते नहीं है कि क्या किया कि जनता ने राजा के विरुद्ध सिर उठाया। सिर उठाया का मतलब क्या किया? राजा के विरुद्ध या शासन के विरुद्ध क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो सिर उठाने का अर्थ हो गया ऑप्शन डी, विद्रोह करना। अगला प्रश्न देखो, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। तो लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाने का क्या मतलब हो गया? तो देखिए यहाँ पर रेखांकित पद है, लोहे के चने चबा करके इसका अर्थ बताना है। तो विकल्प क्या कह रहा है? बहुत कठिनाई झेलना, बी स्पष्ट बात करना, सी बहुत ही विश्वास रखना, और डी बहुत ही आशा रखना। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिनाई झेलना है। आप भी जानते हो कि हमारे माता पिता जो है ना, पढ़ाने के लिए क्या अपनी छोटी छोटी जो क्या होती है अपनी इच्छाएं होती है उसको मार करके, और हमको क्या कहते कि चलो हमारा बच्चा जो है उसकी पढ़ाई में किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत ना आए, कोई क्या मतलब उसको किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इस कारण वो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को मान करके भी हमें क्या करते हैं? पढ़ाते हैं, हमारे भविष्य को बनाते हैं। तो इसका मतलब हो जाएगा बहुत कठिनाई झेल करके, बहुत कठिनाई झेल करके। अगला प्रश्न अगर देखें तो अगला प्रश्न क्या है हमारा? ओटना और औटना। साथियों ये शब्द युग्म का प्रश्न है, बहुत बेहतरीन प्रश्न, बहुत बेहतरीन प्रश्न। शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? शब्द युग्म का अर्थ क्या होगा? तो जरा देखिए, ओटना और औटना दो अलग अलग है। तो पहला विकल्प है तरफ और तथा, दूसरा सोना और सुलाना, सी बिनौले अलग करना और खौलाना, और चौथा तरफ और लौटना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक तो आपको मालूम, एक तो आपने नहीं सुना होगा लेकिन एक आपने जरूर सुना होगा। हम लोग कहते हैं क्या कि दूध को क्या करो? औटाओ। दूध को औटाओ। औटाओ का मतलब क्या हुआ? औटाओ मतलब हुआ औटाना। औटाओ मतलब क्या हुआ? औटाना। तो दूध को जब औटाया जाता है तो औटाने से क्या होता है? दूध को औटाने से क्या होता है? वो खोए में बदल जाता है। तो औटाना मतलब क्या हो? दूध को खूब अधिक उबालना या खौलाना। तो देखो यहाँ पर एक ही विकल्प में दिया हुआ खौलाना। क्या हुआ? एक ही विकल्प में दिया। तो साथियों आंसर तो आपका ठीक ठीक मिल गया, आंसर आपका मिल गया ऑप्शन सी। अब दिक्कत है बिनौले अलग करना। तो बिनौले क्या होता है साथियों? बिनौले क्या होता है? ध्यान रखिएगा, बिनौले का मतलब होता है रुई। आप जानते हैं रुई? तो रुई जो होती है वो किससे मिलती है? कपास से मिलती है। ठीक है, और कपास के जो क्या होता है एक तरीके का फूल होता है ना, तो उससे क्या उसके बीजों को अलग करना, बीजों को अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसे बोलते हैं बिनौले अलग करना। यानी एक प्रकार से समझिए कि कपास के बीज से रुई को निकालने या पृथक करने को बोलते हैं बिनौले अलग करना। यानी एक प्रकार से रुई के निर्माण की प्रक्रिया, तो उसको बोलते हैं औटना। ओटना और औटना का मतलब हो जाता है खौलाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। अगला प्रश्न है हमारा, मानवता का विलोम क्या है? ए दानवता, बी सहृदयता, सी मनुष्यता, और डी समरसता। तो आंसर इसका हो जाएगा साथियों ए दानवता, यानी मानव का दानव। तो मानव का विपरीत बनेगा, मानवता का विपरीत बनेगा दानवता। ठीक है, अगला, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया था? ठीक है, तो आप सभी जानते हो कि जो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसके खूब ढेर सारे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो इसके जो प्रश्न आपको होते हैं रचनाओं से और साहित्य से संबंधित अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, लेकिन ऐसे भी पूछ सकता है।
आपके सामने क्वेश्चन क्या पड़ रहा है, एक बेहतरीन क्वेश्चन मैं इसी में जोड़ देता हूं कि हम लोग जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है, यानी हमारे जो सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोग पढ़ रहे हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो याद रखिएगा, हम लोग जो इतिहास पढ़ते हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का दिया हुआ इतिहास पढ़ते हैं, जो उन्होंने हिंदी के साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत किया है, उसको उस उचित कालक्रम में क्या किया है, व्यवस्थित किया रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनना है कि जो शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास है तो वो मूलतः किस कृति की भूमिका के, यानी यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं वो शुक्ल जी ने पहले कोई एक किताब लिखी थी, तो उस किताब की भूमिका के रूप में इसे शामिल किया था, उसकी भूमिका के रूप में लिखा था। तो आपसे पूछ रहा है कि वो किताब का शीर्षक क्या था जिसकी भूमिका हिंदी साहित्य के इतिहास के रूप में वर्णित थी। तो पहला है हिंदी कोविद रत्नमाला, दूसरा है हिंदी शब्द सागर, तीसरा है हिंदी विश्वकोश और चौथा है धर्मशास्त्र का इतिहास। तो ये प्रश्न भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य मतलब एकदम ऐसा प्रश्न आ जाने का मतलब है कि अगर आप इस प्रश्न को सही कर दिए तो मतलब आप समझिए कि लाखों बच्चों से आप आगे निकल गए, क्योंकि ऐसे प्रश्न को सामान्य सही कर पाना सामान्यतः नॉर्मली बच्चों के बस की या परीक्षार्थी के बस की बात नहीं है। तो यहाँ पर वो पुस्तक जो थी उस पुस्तक का शीर्षक था हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर पुस्तक की भूमिका के रूप में, पहले भूमिका, इसकी भूमिका के रूप में क्या लिखा गया, भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, इसकी भूमिका के रूप में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य के इतिहास को फिर साथियों क्या किया गया, इसके इतिहास को 1929 में स्वतंत्र रूप से एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। देखिए वर्तमान में ये हिंदी साहित्य के इतिहास की पुस्तक मिल जाएगी, आप बाजार में जाओगे खरीदने तो रामचंद्र शुक्ल की, और बीए के सिलेबस में भी है। बीए में अगर आप पढ़ेंगे तो बीए में आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य का इतिहास एक पूरा एक विषय के रूप में है। ठीक है, उसमें आपको कवियों और उनकी रचनाओं का अध्ययन करना होता है, तो ये एक पुस्तक के रूप में मिल जाता है। ठीक, लेकिन ये पुस्तक के रूप में अलग कब किया गया, 1929 में। उसके पहले ये किसका भाग था, ये पुस्तक थी हिंदी शब्द सागर का ये भाग था, उसकी भूमिका के रूप में इसे लिखा गया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, तुलसी की भक्ति भावना किस प्रकार की थी। ए दास्य भाव, बी घृणा भाव, सी प्रेम भाव और डी सखा भाव। तो साथियों जानते हैं, आप सभी जानते हैं कि तुलसी के जो आराध्य है वो कौन है, राम है। तुलसी के जो आराध्य है वो कौन है, राम है। और तुलसी ने राम को मतलब क्या मान करके, तो तुलसी ने राम को अपना क्या, अपना स्वामी, अपना ईश्वर और स्वयं को उनका सेवक या दास मान करके उनकी भक्ति में पद लिखे हैं, तो इनकी जो रचना है उसमें जो क्या, जो भक्ति की भावना मिलती है, वो किसकी मिलती है, दास्य भाव की मिलती है। कैसी मिलती है, दास्य भाव की मिलती है। तो आंसर इसका हो जाएगा तुलसी की भक्ति कैसी थी, दास। अनगिनत एग्जाम्पल है साथियों, जब पढ़िए आप लोग पढ़ते हैं तुलसी रामचरितमानस की बहुचर्चित चौपाई है जिसमें तुलसीदास लिखते हैं, सब लोग जानते हैं, वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं कि दीन दयाल विरध सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी, है ना। तो यहाँ वो ईश्वर से क्या कहते हैं कि प्रभु आप क्या है, दीनानाथ हैं, दीनों पर दया करने वाले हैं। ठीक है, हम मुझ दास को मैं हरहु नाथ मम संकट, हे नाथ मेरे प्रभु, मेरे स्वामी, मेरे आराध्य, मेरे ऊपर जो क्या है संकट पड़ा है, इसको आप क्या करो, इसको आप दूर करो। ऐसे अनगिनत एग्जाम्पल साथियों मिलते हैं तुलसी के रामचरितमानस में। दूसरे में वो कहते हैं प्रभु की कृपा भयो, हे प्रभु आपकी कृपा क्या हुई है, मुझ पर हो गई है, जिससे कि मेरा जीवन क्या हो गया है, सफल हो गया है। ठीक है, तो मेरा जीवन सफल हो गया है। तो तुलसी की जो भावना है, तुलसी की जो भक्ति है वो किस भाव की है, वो दास्य भाव की है। किस भाव की है,
दास भाव की है। इसी प्रकार से साथ ध्यान रखिएगा, जो सखा भाव की भक्ति है ना, सखा भाव की, यहां पर मैं आपको बता दूं तो सखा भाव की भक्ति किसने की है? सूरदास ने की है। ठीक है, सूरदास ने की है। सूरदास ने कृष्ण को अपना आराध्य स्वामी नहीं माना, बल्कि उन्हें अपना मित्र माना, मित्र दोस्त मान करके उनकी भक्ति में पद लिखे हैं। ऐसे सूर्य के जब आप पद पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे बहुत चर्चित पद है सूर्य का, क्या बोलते हैं, जैसे वो कोई मित्र ही लिख सकता है, कोई बराबर का ही लिख सकता है। वहाँ पे कोई ईश्वर की आराधना नहीं की जा रही है, वहाँ पर ऐसा लिखा जा रहा है कि मित्र के गुणों को वर्णित किया जाता है। जैसे वो सूरदास अपने पद में लिखते हैं कि कहने लगे मोहन मैया मैया, या मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। ठीक है, मैया कबहू बढ़ेगी चोटी। या दूसरा पद लिखते हैं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूँ। ठीक है, मैया मैं तो इस प्रकार की जो भावना है वहाँ पर भक्ति में मतलब स्वामी और दास का भाव ना मिलकर के सखा का भाव मिलता है। तो सखा भाव की भक्ति अगर साथियों आपसे पूछ दे तो याद रखिएगा सूरदास की हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर प्रेम भाव की भक्ति, प्रेम भाव की, या यही कभी कभी शब्द मिल जाता है माधुर्य भाव की, किसकी? माधुर्य भाव की भक्ति। तो माधुर्य भाव की भक्ति में पद लिखे साथियों किसने? मीरा बाई ने। ये भी लिख लीजिएगा, मीरा, यानी आपसे प्रश्न परीक्षा में कई बार आया है कि मीरा की भक्ति कैसी थी। तो मीरा की भक्ति जो थी वो प्रेम भाव या माधुर्य। माधुर्य का मतलब जानते हैं? माधुर्य का मतलब यहाँ पे हो जाएगा कि मीरा ने कृष्ण को ना ही अपना स्वामी माना, ना ही मित्र माना, बल्कि मीरा ने कृष्ण को अपना पति मानकर मीरा लिखती हैं। मीरा क्या लिखती हैं? मीरा वो लिखती है कृष्ण के लिए, एक पंक्ति उनकी बहुत चर्चित है कि उसमें वो कहती है जाके सिर मूर मुकुट धर्यो सो मेरो पति होए। ठीक है, सो मेरो पति होए। ऐसी एक कोई पंक्ति है, पूरी एग्जैक्ट मुझे भी याद नहीं आ रही है, याद आ जाएगी तो हम भी आपको बता देंगे। तो यहाँ पर मीरा की भक्ति जो है वो किसकी? माधुर्य भाव की हो जाती है, यानी कृष्ण को वो अपने आराध्य को अपने पति के रूप में मान करके और उनकी भक्ति करती है, पद लिखती हैं। ठीक है, चलो अगला पद देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, फल का पर्यायवाची शब्द। फल का पर्यायवाची आपने बताना है। तो ए फरेब, बी फली, सी परिणाम और डी फिराक। तो साथियों जानते हो हम लोग बोलते हैं फल, आपका परीक्षा फल। तो परीक्षा फल का मतलब क्या होता है? परीक्षा का परिणाम, यानी फल का पर्यायवाची हो गया ऑप्शन सी परिणाम। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो फरेब, फरेब का मतलब साथियों हो जाता है धोखा, धोखा लिख लीजिए। फणी जो होता है वो किसका? सांप का हो जाता है साथियों, सांप का। और फिराक, फिराक अगर आप शब्द सुने होंगे तो फिराक शब्द का मतलब होता है, जैसे हम फिराक बोले तो फिराक बोल सकते हैं तलाश, तलाश। ठीक है, तलाश। अगला पद देखिए, अगला है अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? विकल्प ए आभूषण, बी वस्त्र, सी विशिष्ट और डी वर्ण। तो साथियों ध्यान रखिए, सभी जानते हैं अलंकार पढ़ाते ही समय आपको पढ़ाया जाता है अलम करोति सह अलंकारः। अलम ये इसकी परिभाषा ही होती है क्या? जो अलंकृत करे। अलंकृत का मतलब जो सजाए, और सजाने का कार्य देखिए, मानव की बात करें, स्त्री की बात करें तो स्त्री को सबसे ज्यादा प्रिय सजावट में क्या होता है? तो उसको स्वर्ण होता है। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ हो जाता है ए आभूषण, आभूषण। ठीक है, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, जहां उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए, संभावना प्रकट की जाए, इस शब्द को याद रखिएगा। तो वहां कौन सा अलंकार होता है? तो विकल्प ए उपमा, बी अन्योक्ति, सी उत्प्रेक्षा और डी रूपक। तो साथियों संभावना, या यहाँ पर एक शब्द हो सकता है कल्पना, उपमेय में उपमान की कल्पना की जाए तो वहां अलंकार हो जाता है सी उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला प्रश्न देखिए, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? विकल्प ए रौद्र, बी रति, सी हास्य और डी विभस्त। तो जानते हैं हास्य रस का स्थायी भाव हो जाता है साथियों सी हास्य। हास्य, जो हास्य का मतलब होता है क्या? हंसी। हास्य का मतलब क्या होता है? हंसी। यानी हास्य रस क्या होता है? ऐसा काव्य होता है जिसको सुन करके क्या हो, मन में हंसी का भाव क्या हो, उत्पन्न हो जाए, वहां पर क्या होता है? हास्य रस हो जाता है। अगला प्रश्न है साथियों हमारा, चबक उठी सन 57 की वो तलवार पुरानी थी में
रस का भेद बताना या कौन सा रस है। तो साथियों देखिए, बहुत चर्चित है, बचपन में कक्षा 6-7 में हम लोग पढ़ते थे, मतलब रानी लक्ष्मीबाई की वीरता नामक शीर्षक से कविता होती थी, ठीक है। और वहां पर हम लोग पढ़ते थे कि चमक उठी सन 57 की वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। भाई अब देखिए, इस कविता को जब हम गाते हैं तो गाते ही समय क्या होता है, अंदर से एकदम से क्या हमारे रक्त का जो क्या होता है प्रवाह होता है वो एकदम से दौड़ने लगता है। हमारे जो क्या होते हैं, हमारे जो रोंगटे होते हैं, हमारे जो हाथ के पाँव के शरीर के जो बाल है वो अपने आप क्या होते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो रोंगटे खड़े कैसे, उत्साह की भावना से खड़े हो जाते हैं, ठीक है, उत्साह की भावना। और उत्साह की भावना जब होती है, उत्साह की भावना जब होती है तो उत्साह की भावना से जिस रस की उत्पत्ति होती है साथियों, उस रस को हम लोग वीर रस के नाम से जानते हैं। यानी यहाँ पर रस कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर वीर रस हो जाएगा। और साथियों अगर पूछेगा कौन सा भाव उत्पन्न होगा तो उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो जाएगा, इसका उत्साह नामक स्थायी भाव यहाँ पर उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे दामिनी दमक रही न घन माई, खलकै प्रीत उधा घिर नाही, ठीक है। अब पूछा गया यहाँ पर साथियों कौन सा छंद, अब प्रश्न नहीं दिया, यहाँ पर पूछा गया इसमें छंद बताना है। तो दोहा है कि सोरठा है कि चौपाई है कि सवैया है। तो साथियों मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कहा था कि कभी भी छंद की पहचान करनी हो तो आपने रटना नहीं है, आपने क्या करना है, मात्राओं के आधार, मात्राओं पे आधारित छंद होता है, मात्राओं की संख्या आपको गिन करके बता देना है। तो आपको मैं यहाँ पर एक पंक्ति लिख रहा हूँ, ये पंक्ति क्या लिखी है, दामिनी दामिनी दमक रही न घन माही, ठीक है। ये पंक्ति में साथियों हम देख लेंगे एक चरण में। अब पंक्ति में अगर मात्राएं लगाएं तो साथियों आप लोगों को मात्रा लगाना मैंने बता रखा है, देखते हैं हम लोग। 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2। अब इसको काउंट कर लेते हैं, काउंट करेंगे तो देखिए कितनी आ रही है। तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये क्या हो गई, ये तो यहाँ पर ज़्यादा हो गई भाई, यहाँ तो 18 पंक्तियाँ आने लगी। यानी ये पंक्ति क्या हो गई, यानी यहाँ पर ये पंक्ति ही गलत लिखी है ना। दामिनी दमक, अच्छा ये सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है, रह, है ना। अभी यहाँ पे भी कितनी आ रही है, अभी भी कुछ दिक्कत है क्या, दामिनी इसी पे लगा देता हूँ मैं। देखो यहाँ पर 2 3, अच्छा ये देखो ये भी साथियों थोड़ा यहाँ पर देखिए, इसको हटा दे रहे हैं, यहीं पे मात्रा लगा दे रहे हैं, यहीं पे मात्रा लगा दे रहे हैं। देखिए 2 1 3 1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखिए लग गई पूरी भाई साथियों। अगर देखिए तो ये आपकी मात्रा लग गई है किस प्रकार से, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आ स्वर जो है बड़ा हुआ तो 2 मात्रा, और स्वर क्या लघु है तो उसकी एक एक मात्रा लगा करके चलते चले गए। तो यहाँ पर इस प्रकार से जब टोटल मात्रा को काउंट करोगे तो क्या आ जाएगा 16, ठीक है। इसी प्रकार से जब यहाँ लगाओगे तो यहाँ भी देखो 1 2 4 6 7 8 10 11 12 14 और 2 16, यानी देखिए इसके दोनों चरणों में कितनी 16। और आपको मालूम है अगर प्रत्येक चरण में 16 मात्रा होती है तो वो छंद कौन सा हो जाता है, चौपाई छंद हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौपाई इस छंद में हो जाएगी, चौपाई छंद इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो आज के हमारे प्रश्न हैं, ये प्रश्नों की चर्चा जो है वो पूर्ण हुई, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आज का जो सत्र है ये आप घर में इसको देख करके इसको क्या करेंगे, अभ्यास के माध्यम से आपकी जो आज के सत्र की चर्चा रही है वो आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी सिद्ध होगी। तो इसी प्रकार से हम क्या और अधिक महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आप कल की क्लास में आपके सामने एक बार पुनः उपस्थित होंगे। आप लोगों से निवेदन कि आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग क्या हों, लाभान्वित हो सके। तो इस निवेदन के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी को जय हिंद।